नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग की परिचर्चा के ऊपर आपके सामने आया हूं। तो रीजनिंग में सबसे पहले अपने को पाठ्यक्रम की परिचर्चा करनी है। जो फर्स्ट ग्रेड आपका जो बोर्ड है वो आपसे क्या पूछता है, और मैं उस परिचर्चा पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ और बेसिक सी चीज़ें जानना चाहता हूँ कि रीजनिंग का सेंस क्या है। हम लोग जब अपने पाठ्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ हमसे रीजनिंग के बारे में पूछा जाता है। रीजनिंग के आप जानते हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सब अपन सब चर्चा करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चंस बोर्ड ने निर्धारित कर रखे हैं। किसी एग्जाम में 4 पूछता है, किसी में 5 पूछता है, तो वो सब अपन बात करेंगे पूरी। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि रीजनिंग है क्या चीज़ और क्या नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से लिखता हूँ और उस क्वेश्चन का जवाब जो भी मेरी बातें सुन रहा हो आप देना। एक मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, एक वर्ड लिखा दही जम गया, और एक वर्ड मैंने लिखा दही नहीं जमा। अब आप इस चीज का जवाब दीजिए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। आपको इसके अंदर की त्रुटि समझनी है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आई थिंक आपने जैसे इसको पढ़ा आपका जवाब आ गया होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। लेकिन अब मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करता हूं कि आपका जो भी जवाब आएगा आपको लगा होगा पहला सही है या दूसरा गलत है, लेकिन मैं आपको सही कहता हूं कि यहां पर आपके दोनों ही गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि दही कभी जमता ही नहीं है। जमने का काम किसका होता है? दूध का होता है, राइट। तो अब आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन गलत नहीं था। रीजनिंग का मतलब होता है, रीजनिंग का सीधा सा मतलब होता है तर्क शक्ति, और तर्क शक्ति का मतलब होता है कोई भी जो आप काम करते हो, तर्क शक्ति का मतलब होता है तर्क करने की क्षमता। और जब तर्क करने की क्षमता की अगर अपन चर्चा करते हैं तो तर्क शक्ति का जन्म होता है। और ये तर्क जो शक्ति होती है वो हर एक लोगों की भिन्न भिन्न होती है। यानी इस हर अपन कंपटीशन एग्जाम में हर क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हमने इस चीज को समझना है, क्योंकि देखो कई बार क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन करके आ जाओगे, लेकिन करने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा सही कौन सा है और गलत कौन सा है, क्योंकि उन चीजों के पीछे का जो रीजन है, जो तर्क है, वो हम जानते नहीं है। तो उन पर अपने को चर्चा करनी है। अब देखो, तर्क करने की क्षमता का अर्थ बताता हूं। तर्क करने की क्षमता ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट करता है? आप कहेंगे सर मानव मस्तिष्क करता है। बिल्कुल मानव मस्तिष्क करता है, लेकिन आप जानते हैं मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि ये हर तथ्य के ऊपर काम करता है। कैसा भी तथ्य दे दो ये काम जरूर करेगा, है ना। कोई भी तथ्य आप दे दीजिए उसके ऊपर ये चर्चा करेगा। लेकिन मस्तिष्क की एक सबसे बड़ी समस्या भी है। आपने कभी नोट किया हम सबके पास एक ही रंग का मोबाइल क्यों नहीं है? हम सबके पास एक ही रंग की ड्रेस नहीं है। आप जो मुझे सुन रहे होंगे आपके पास अलग रंग के कपड़े होंगे, मैंने अलग पहन रखे। क्यों नहीं है ये सब चीज? ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मानव मस्तिष्क जो होता है ना, इसकी तार्किक क्षमता में क्या होता है? भिन्नता होती है। और तार्किक क्षमता में जैसे जैसे इसकी भिन्नता होगी, ये हर वस्तु के लिए भिन्न भिन्न सोच रखेगा। तार्किक क्षमता में भिन्नता, मानव मस्तिष्क की तार्किक क्षमता में भिन्नता होती है। और जब भिन्नता होगी इसका मतलब ये हर वस्तु के लिए अलग अलग सोच रखेगा। तो हमें लगेगा कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन जब आंसर की आती है तब ये कैसे होगा? तो उन सभी चीजों के साथ आपको आगे बढ़ना है। और जो रीजनिंग हम लोग पढ़ते हैं, इसको मानसिक योग्यता का नाम जो दिया था वो दिया था 1904 में स्पीयरमैन नाम के बंदे ने। आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो दिया था वही सर स्पीयरमैन है। और इसके बाद में IQ टेस्ट जो आया था, वो IQ टेस्ट जो दिया था वो दिया था स्टर्न ने, राइट। तो ये वहां से वहां सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे और वापस पूछता हूं, यहां से बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है रीजनिंग का मतलब क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। क्वेश्चंस तो हम सब करते हैं। तो देखो यहां पे क्या है, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये आ गया कि यदि प्रत्येक दो को 3 कहा जाए, यदि प्रत्येक 2 को 3 कहा जाए तो 2 की घात 2 का मान क्या होगा? तो 2 की घात 2 का मान क्या होगा? अब ये क्वेश्चन आ गया। अब हर बंदा इसका आंसर करके आएगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन टफ नहीं होते, लेकिन उनके पीछे का जो लॉजिक जो पकड़ गया, एग्जामिनर से आपकी सोच को रिलेट हो गई, तब आप उस क्वेश्चन तक कर जाओगे, वरना गड़बड़ होगी। तो देखो क्या बोला इसने, बोला यदि प्रत्येक 2 को 3 कहें तो क्या आना चाहिए। देखो
अब देखो इसको 3 कंडीशन हो सकती है, 2 की घात 2 को लिखवाना है तो 2 की जगह 3, तो कुछ बच्चे इसको ऐसा कर देंगे, यहां पर 3 की घात 2 लिख देंगे। कुछ बच्चे इसको कर सकते हैं सर 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और कुछ बच्चे इसको 3 की घात 3 लिख सकते हैं। तीनों की तीनों चीजें लिखी जा सकती है। अगर आप 3 की घात 2 लिखते हैं तो आंसर आएगा आपका 9, अगर आप 2 की घात 3 लिखते हैं तो आंसर आएगा 8, और आप 3 की घात 3 लिखते हैं तो आंसर आएगा 27। आई थिंक जितने भी लोग आप सुन रहे होंगे सबके यही आंसर्स आए होंगे, लेकिन एक्चुअल में अब इनमें से सही कौन सा है यह भी जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर ये तीनों के तीनों ही आंसर्स आपके गलत हैं। क्यों? ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि इसने बोला प्रत्येक 2 को, यानी जितने भी 2 आएंगे उसको 3 लिखना है, तो 2 को 3 नहीं लिखा आपने, इसलिए गलत हो गया। यहां पर भी 2 को 3 नहीं लिखा, गलत हो गया। यहां आपने कहोगे सर हमने यहां तो सारा कर दिया, फिर गलत कैसे हो गया? ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि आप 2 लिख ही नहीं सकते, आपको तो 2 को किस में लिखना है? 3 में लिखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 37 होगा, ना कि 27 होगा। तो कुछ आपको मैंने 2 छोटे छोटे क्वेश्चन से ये समझाने की कोशिश करी है कि कैसे रीजनिंग के चीजों को, लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। अब ए और बी में कितना डिफरेंस है, इतना ही है, लेकिन एक आपके कैरियर के ऊपर बात आ जाती है कि क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको उन चीजों को समझना है। अब अपन बात करते हैं, देखो अपने फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम की चर्चा। अब पाठ्यक्रम की चर्चा में आपको पता भी है, सबको पता है कि मैथ्स प्लस रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग अगर अपन बात करें तो इन मैथ्स और रीजनिंग के अपने टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स प्लस रीजनिंग के टोटल इन दोनों सब्जेक्ट्स के मिला के आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं, और इन 15 क्वेश्चंस में रिसेंटली यही रहा है कि 10:5 रहा। 10 क्वेश्चंस आए मैथ्स के और 5 या 4 के आसपास, ये वो 1-2 आगे पीछे हो जाता है, और 5 क्वेश्चंस बनते हैं किसके? रीजनिंग के बनते हैं। इस तरह से ये रेशियो डिवाइडेड है। ओके, अब हमारी कोशिश यही होती है कि आप 5 नंबर भी क्यों छोड़ें, क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम में जाते हो धीरे धीरे हो सकता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आपके कर दें, तो रीजनिंग एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन जाएगा आपके लिए फर्स्ट पेपर में। तो अपने बात करते हैं, अब अपन चर्चा करते हैं स्कूल व्याख्याता जो आपका है उसके पाठ्यक्रम में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो उनकी बात करते हैं। देखिए सिलेबस पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं इसको आपको हिंदी रूपांतरण करके बता देता हूं। एनालॉजी होता है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सादृश्यता, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। सादृश्यता लिखा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अनुपात ऐसा लगा हुआ मिलेगा आपको और कहेगा ये किस तरह से समान है, उस तरह से ये होगा, तो यहां वाले क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर बार 5 क्वेश्चन बने हैं। ओके, तो सादृश्यता बोलते हैं। फिर आता है सीरीज कंप्लीशन। सीरीज कंप्लीशन का मतलब होता है श्रृंखला पूरी करना, और श्रृंखला पूरी करने की अगर आप चर्चा करेंगे तो यहां अपने जो सिलेबस है उसमें 2 तरह से श्रृंखलाएं आती हैं। एक श्रृंखला आती है अल्फाबेट की, सभी टॉपिक्स को अपने को पढ़ना है। एक अल्फाबेट की आती है और एक कौन सी वाली आती है? नंबर की। अल्फाबेट का मतलब जिसमें वर्ण होते हैं ABCD, उस टाइप वाली वो सीरीज आएगी। और एक आएंगे नंबर, नंबर का मतलब जिसमें क्या होंगे? अंक होंगे। ये वाली सीरीजें आती हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है एक्चुअल में इसको बोला जाता है सांकेतिक भाषा परीक्षण, इसको बोला जाता है सांकेतिक भाषा परीक्षण, यानी एक संकेतों की भाषा। यानी ए है लेकिन उसको ए को ए ना लिखकर सी लिख दिया, तो ए को सी कैसे लिख दिया? +2 कर दिया। अब ए से जेड लिख देगा, ए का उल्टा होता है, तो वो आएगा, तो वो सांकेतिक भाषा परीक्षण होता है। यहां पर है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है क्वेश्चन। इसके बाद में आ गया ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त संबंध, इसको बोलते हैं रक्त संबंध, यानी यहां पर रिश्तों के संबंधित होगी, तो आपको क्वेश्चंस में भी रिश्ते देगा और आंसर में भी आपको रिश्ते निकालने होंगे। तो यहां ब्लड रिलेशन में जो समस्या आती है वो ये आती है कि रिश्ता तो निकाल लेते हैं, माँ, एक पता चल गया एक माँ है और एक बेटा है, लेकिन पता ये नहीं चलता कि माँ के बारे में पूछा या बेटे के बारे में पूछा, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और कोडिंग डिकोडिंग को आपको पता ही है, कूट लेखन कूट वाचन हिंदी में आप बोलते ही है, तो ये वाला है। कोडिंग डिकोडिंग ही बोला जाता है वैसे ही, लेकिन ये कूट लेखन और कूट वाचन होता है, कूट लेखन और कूट वाचन होता है। कूट वाचन होता है, राइट। इसके बाद में अगर रक्त संबंध, रिश्तों की संबंधित बात आएगी। इसके बाद में लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल का हिंदी का अर्थ मैंने अभी भी आपको बताया, क्या अर्थ होता है? तार्किक, तार्किक। और वेन डायग्राम का मतलब आरेख। और कंपटीशन की अगर बात करें तो वेन आरेख एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। वेन आरेख का मतलब होता है तत्वों को उनके
उनके गुणों में समानता के आधार पर गोले गोले के रूप में, जैसे आपने कई बार क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें ऐसे ऐसे गोले बने हुए मिलते हैं आपको, ऐसे गोले, फिर कहेगा कौन सा शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त होगा। या कई बार आपने इस तरह के गोले भी देखे होंगे, इस तरह से आकृति बनी होती है, फिर उसमें लिखा हुआ होता है, यहाँ कुछ यहाँ कुछ, यहाँ पे कुछ पढ़ के बताना होता है। वो सारे जो आयते हैं वो लॉजिकल वेन आरेख में आपको मिलते हैं। इसके बाद में आ गया अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट का मतलब हो गया वर्णमाला, वर्णों का एक माला, और उस वर्णमाला का टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण। तो आपको यहां वर्णमाला परीक्षण, अब वर्णमाला परीक्षण में 26 वर्ण होते हैं, 2 कैटेगरी में बांटे हुए, स्वर और व्यंजन। फिर स्वरों में व्यंजनों में कैसे होगा, एक पूरी स्ट्रिंग है, उसके अंदर बाएं छोर से कौन सा, दाएं छोर से कौन सा, उल्टा पुल्टा, वो करके क्वेश्चंस यहां पर एग्जामिनर बनाता है। तो वो चीजें यहां पे आपको डिस्कस करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आ गया नंबर रैंकिंग। नंबर रैंकिंग का इसको हिंदी में बोला जाता है क्रम व्यवस्था। इसको बच्चों यहां पे बोला जाता है क्रम व्यवस्था। यहां क्रम व्यवस्था में 2 आते हैं। आप देखो, जैसे अपन बचपन में अपन लोग पढ़ रहे हैं तो अपने को प्रतिज्ञा बोलते थे। अपन लोग जब प्रतिज्ञा बोलते थे तो अपने को हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते थे टीचर। तो हाइट के अकॉर्डिंग, तो ऊंचाई के आधार पर आपका क्रम बनाया। आपका टेस्ट लगा तो आपने किसी ने फर्स्ट नंबर आया, किसी सेकंड है। कैसे पता चला फर्स्ट है? क्योंकि फर्स्ट वाले का स्थान ऊपर होता है, सेकंड वाले का स्थान नीचे होता है। इस तरह से वो आया। एक आपको पंक्ति में बैठे हुए हो और आपको बोला जाएगा कि आप इधर से इतना और इधर से, तो वो पंक्तियों वाली वो जो चीजें आती हैं वो रैंकिंग में आती है। इसके बाद में बच्चों ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम सीक्वेंस को हिंदी में बोला जाता है कालक्रम। कालक्रम, लेकिन कालक्रम में अगर अपन बात करें तो इन्होंने एग्जैक्टली नहीं दिया। तो कालक्रम का मतलब होता है समय गणना। टाइम सीक्वेंस का मतलब होता है समय गणना। काल का मतलब समय होता है बच्चों। तो समय गणना की बात करें, और समय गणना के लिए हमारे पास 2 चीजें आती हैं। एक समय के लिए आती है हमारे पास घड़ी, और एक समय के लिए आता है हमारे पास क्या, कैलेंडर। तो हमें यहाँ क्लॉक और कैलेंडर जो 2 टॉपिक हैं वो इस टाइम सीक्वेंस टेस्ट में आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। और नंबर रैंकिंग, क्रम व्यवस्था है, 2 अलग से प्रकार के आते हैं। इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल का हिंदी का अर्थ होता है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं। तो आपको यहां गणितीय संक्रिया, आप गणितीय संक्रिया जब भी पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमें एक बोर्डमास का नियम होता है, किस चीज को पहले हल करना है, किस चीज को बाद में हल करना है। तो उन सभी चीजों के बारे में आपको यहां पर जानकारी रखनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है और आता रहेगा। आपको जैसे इसमें बोलेगा भाई प्लस की जगह भाग लगा दो, भाग की जगह माइनस लगा दो, माइनस की जगह प्लस लगा दो, इस तरह से चेंजमेंट करवाता है। तो वो सारा गणितीय संक्रिया, और ये गणितीय संक्रिया किसके नियम के ऊपर आधारित होता है, बोर्डमास नियम के ऊपर। तो यहाँ बोर्डमास नियम के आधार पर आपको क्वेश्चंस को हल करना होता है। और बोर्डमास नियम में क्या होता है, जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो डीपली बात करेंगे। इसके बाद में आ गया अरिथमेटिकल रीजनिंग। अरिथमेटिकल रीजनिंग का मतलब हो गया बच्चों अंक गणितीय तर्क शक्ति। अंक गणितीय का मतलब हो गया कि आपको वो समस्याएं जहां पर गणित होती है और दैनिक बोलचाल में भी आप यूज करते हो, लेकिन वो टॉपिक्स, तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, इसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा वो चीजें। जैसे आप किसी से हाथ मिलाते हो तो हाथ मिलाने वाले संबंधित कितने लोग हैं, कितने हाथ मिलाए गए, गिफ्ट दिया, कितने गिफ्ट दिए, बंदर चढ़ गया गिर गया, वो वाले क्वेश्चन। ठीक है। 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, कुछ आवर्ती वाले, उस तरह से क्वेश्चन, बंदूक से गोली फायर करी, तो वो कुछ विविध प्रकार के सारे क्वेश्चंस हमें इसमें करने पड़ते हैं। इसके बाद आ गया डाटा इंटरप्रिटेशन। ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, यानी इसको बोलते हैं, ये एक्चुअल में आपको मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन का जो टॉपिक है रीजनिंग में डाल रखा है, लेकिन ये अब बता देता हूं इसमें क्या होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आंकड़ों को निरूपण करना, आंकड़ा निरूपण। अब जब भी हम किसी आंकड़े को निरूपण करते हैं तो आंकड़े का निरूपण करने के लिए हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। एक पाई चार्ट होता है, सुना होगा आपने नाम, एक आता है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के रूप में आंकड़ों को निरूपित करना होता है। एक आता है बार ग्राफ, एक आता है हिस्टोरिकल यानी आयताकार आरेख आ गया, आयताकार आ गया, लाइन डायग्राम आएगा, आयताकार आरेख आ गया, लाइनाकार आरेख आ गया, इस तरह से है। तो वो सारी चीजें आपको यहां पर चर्चाएं करनी है डाटा इंटरप्रिटेशन में। इसके बाद में आ गया डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी का मतलब होता है आंकड़े पर्याप्तता। सफिशिएंसी का मतलब है पर्याप्तता। सर ये कौन से वाले क्वेश्चंस होते हैं? ये वाले क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जिनके अंदर क्या होगा, आपको एक कथन दिया जाएगा, एक जानकारी दी जाएगी, और उस जानकारी की जो संबंध में, यानी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है कि आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न को जानकारी के रूप में 2 या 3 कथन देगा। जैसे एक कथन दे दिया और 2 कथन दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि इस प्रश्न का हल करने के लिए क्या इससे इसका हल प्राप्त हो जाएगा, या इससे होगा, या दोनों को मिला के होगा, या दोनों से नहीं आएगा।
उस तरह से, ठीक है। तो ये वाली चीजें आएंगी, ओके। तो ये वाली चीजें यहां पे। इसके बाद में आ गया क्यूब्स एंड डाइस। क्यूब को बोलते हैं अपन घन और डाइस को बोलते हैं पासा। तो यहां पर आपको घन और पासा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वही जो अपन सांप सीढ़ी वाला खेलते हैं वही पासा है, वही घन है, ओके। चलिए इसके बाद में आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड ट्राइंगल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड ट्राइंगल्स का मतलब हो गया ज्यामितीय चित्रों का निर्माण, ज्यामितीय चित्रों का निर्माण व गणना, ज्यामितीय चित्रों का निर्माण और कंस्ट्रक्शन, और उनका साथ में उनका क्या करना है आपको, निर्माण और गणना, निर्माण व गणना। हमें ये सारी चीजों के बारे में जानकारी करनी है। अब यहां पर आपके पास क्या आएगा, यहां पर आपको सिलेबस के अंदर तो इसने दे रखा है कि भाई त्रिभुज के बारे में बोला हुआ है, लेकिन हमें यहां पर ज्यामितीय चित्रों की बात करें तो हमें जब यहां पढ़ेंगे तो आयतों की गणना, वृत्तों की गणना, वर्ग की गणना, त्रिभुजों की गणना, सरल रेखाओं की गणना, इस तरह से हमें इन सब चीजों के बारे में आपको यहां पर सीखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको कुछ और थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करता हूं। वो बात क्या शेयर करने जा रहा हूं, उस चीज को थोड़ा सा मेरा समझना कि मैं कुछ पॉइंट्स को उनको हाईलाइट कर रहा हूं जो क्वेश्चंस एग्जाम में, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। अगर मैं आपसे बात करूं तो हर एग्जाम में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हर बार आए हैं, हर बार ब्लड रिलेशन के। लास्ट ईयर लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग सदाबहार टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आता है। सीरीज से हमेशा क्वेश्चंस आए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पढ़ो, लेकिन इनको जरूर इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। इसके बाद में यहां से अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। और इसके अलावा अगर अपन यहां से बात करें तो इसमें ये फिगर काउंटिंग वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लास्ट साल आपके घन में से क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर आपके घन में से क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि कौन से चीजें अपने इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूं कि हम आगे अपने कोर्स को कैसे कैरी ऑन करेंगे। हम अपने कोर्स को आगे इस तरह से कैरी ऑन करेंगे कि हर टाइप में आपको पहले थ्योरी बताएंगे, फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, प्लस आपके फर्स्ट ग्रेड और जितने भी आपके जो ग्रेड संबंधित जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए वो मैं आपको यही क्लास के अंदर ही सोल्व करवा दूंगा। तो आपको एक्स्ट्रा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्लास में ही वो थ्योरी पढ़ेंगे, साथ में उन्हीं के साथ क्वेश्चंस के अपन चर्चा करेंगे, ओके। तो यहां तक अपनी चर्चा रखते हैं, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।